गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हुए मतलब फोर्थ यूनिट को स्टार्ट करते हुए जानेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा की आजादी के बाद भारत में शिक्षा का स्वरूप कैसा होने लगा, उसका विकास किस तरीके से होना लगा। अब सन 1947 से पूर्व जब भारत विदेशियों का गुलाम था, खास करके अंग्रेजों का, जिन्होंने भारत पर काफी समय तक शासन किया, तो शिक्षा का स्वरूप उन्हीं के अनुसार चलता था। यानी कि जैसा अंग्रेज की शिक्षा पद्धति थी, जैसा वो लोग चाहते थे, इस तरीके से शिक्षा का स्वरूप चलता था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, आजादी के बाद सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी जरूरत संविधान की उत्पन्न हुई और संविधान में इस बात पर फोकस किया जाने लगा कि भारत में शिक्षा का स्वरूप किस तरीके से होना चाहिए और समय के हिसाब से अब शिक्षा का विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए। सामान्य सी बात है, अब देश आजाद होने के बाद जरूरत ये थी कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ना और एक ऐसी शिक्षा की नींव रखना जिससे वो अब आने वाले समय में देश के अकॉर्डिंग, देश के विकास में एक अच्छी नागरिकता के तौर पर अपनी पहचान निर्मित कर सके और भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को बेहतर करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए हम देख सकते हैं कि देश आजाद होने के बाद ही सबसे पहले हम देखते हैं कि राधाकृष्णन कमीशन आया, जो विश्व विद्यालय आयोग, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, फिर आ जाता है अपने कोठारी कमीशन, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति, फिर शिक्षा नीति 1986 और अंत में यशपाल समिति, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा वाली जो आई, ठीक है ना। विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, उच्च शिक्षा आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 और कोठारी कमीशन जैसा कि आपको पता है, ठीक है, 64-66, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत पर 1968, 1986 और 1992। तो इस तरीके से आजादी के बाद ये शिक्षा में बदलाव होने लगा और समय के हिसाब से सबसे पहले उच्च शिक्षा के लिए कार्य हुआ, फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए, फिर कोठारी कमीशन, फिर 1968 शिक्षा नीति आई, फिर 1986 शिक्षा नीति आई और यशपाल समिति। इन शिक्षा नीतियों को हम आगे जैसे क्लास में पढ़ेंगे तो इन शिक्षा नीतियों को समझेंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आजादी के बाद शिक्षा में बदलाव लाने के लिए, शिक्षा का विकास करने के लिए काफी प्रयास किए गए और समय समय पर संविधान संशोधन और संविधान के अंदर शिक्षा का प्रावधान होने लगा। अब हम समझ लेते हैं संविधान में शिक्षा, ठीक है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा फोकस यही था कि संविधान में शिक्षा को शामिल करना और ये किया भी गया, ठीक है ना। संविधान में शिक्षा को शामिल करते हुए बहुत सी बातों का ध्यान रखना जाना जरूरी था, क्योंकि ये देश एक ऐसा देश था जो विभिन्नता वाला देश था, विभिन्न संस्कृति वाला देश था। तो इन सब बातों को समझते हुए, जानते हुए, जैसे कि विभिन्नता को समझना, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब की शिक्षा का व्यवस्था करना और इसके साथ ही महिलाओं, पुरुष, ये सब स्थिति को जानना, अल्पसंख्यकों की स्थिति को जानना, इन सब बात को समझना भी जरूरी था। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते तो धर्म को परिस्थिति को समझना था।
तो इस सब समझते हुए शिक्षा को संविधान में किस तरीके से शामिल किया गया, सबसे पहले तो इसमें काफी विचार विमर्श और इस पे काफी हुआ और अंत में जाकर एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से शिक्षा को इस संविधान में शामिल किया गया। तो हम सबसे पहले जो समझ लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत काफी व्यापक रूप से इस नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण किया और इसको संविधान में शामिल करने पर विशेष तौर पर बल दिया है। ठीक है, इस नीति सिद्धांत में शासन को अपने उसके अंतर्गत काम करना था और इसके अंतर्गत व्यापक तौर पर काम करना था ताकि एक अच्छे संविधान की एक नींव रख सके और इससे एक बेहतर तौर पर इसको क्रियान्वित किया जा सके। ठीक है, सेकंड है संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों तक, संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों को सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये भी जरूरी रखा गया कि संविधान के प्रारंभिक 10 वर्षों तक सभी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, जिसमें 14 वर्ष तक के बालक इसमें शामिल हो जाते हैं और इसको अनुच्छेद 45 में रखा गया। अनुच्छेद 45 में यानी 14 वर्ष तक के अंदर सभी 10 वर्षों तक सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जोड़ा जाना, इसका एक मकसद रखा गया। तीसरी बात है तीसरा शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी। अब जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था भारत संविधान में, तो ये बात भी ज्यादातर सामने आई कि संविधान के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किस पे सौंपी जाए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। अब तो कई लोगों ने इस पे ये बात बोली कि शिक्षा, भारत विविधता वाला देश है, तो इस विविधता वाली परिस्थिति में शिक्षा का संचालन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी जाए, यानी कि स्थानीय लेवल पर सौंप दी जाए। इस पर काफी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन इसका विवाद भी हुआ कि केंद्र को इससे दूर नहीं रख सकती, क्योंकि केंद्र का भी शिक्षा में हस्तक्षेप होना जरूरी है। तो केंद्र और राज्य दोनों ही शिक्षा का संचालन करें, इस बात को अवगत करते हुए 1971 में 1971 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यानी कि हमारी जो सूची है, सम सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कार्य करते हैं। तो 1971 में शिक्षा एक समवर्ती सूची में आ गया, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही शिक्षा पर कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली बात आ जाती है ST/SC की शिक्षा के अंतर्गत जो समाज के वे समुदाय जो पिछड़े हुए थे, ST/SC, इनकी शिक्षा व्यवस्था भी संविधान में अलग से प्रावधान के तौर पर शामिल की गई। फिर है अगली बात आ जाती है धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा देश विविधता वाला देश है, विभिन्न धर्मों को लोग रहते हैं, तो किसी पर किसी धर्म को थोपना सही नहीं है। इसलिए हमारे संविधान में इस बात पर फोकस किया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की जाए, जिसको अपनी इच्छा स्वेच्छा से जो धर्म का पालन करना है वो कर सकता है, किसी पर किसी तरह का कोई बाध्यता नहीं रखी जाएगी। ठीक है, अगला है अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक हितों को भी ध्यान में रखा जाने लगा कि जो वे समुदाय जो संख्या में कम है,
ठीक है, उन अल्पसंख्यकों को भी अलग से उनकी संस्कृति और शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि स्वतंत्रता के बाद जो स्तर बदला है खास करके शिक्षा में, वो किस तरीके से परिवर्तित तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हमने क्लास में स्वतंत्रता के बाद भारत में जो शिक्षा का स्वरूप है, यानी कि वो किस तरीके से अब शिक्षा पर सोच आने लगी और भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए किस तरह से कार्य किया जाने लगा, इसके बारे में हमने जाना। अब इसी रिलेटेड आपका असाइनमेंट है, संविधान में शिक्षा के स्वरूप को बताइए। तो संविधान में शिक्षा का स्वरूप किस तरीके से, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी रखनी, सतर्क रखनी, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना, और जब घर से बाहर निकलते या जरूरत पड़ती तो उन पर मास्क का प्रयोग करेंगे और सरकारी नियमों का बड़ी कड़ी से पालन करेंगे। थैंक यू।